6:40 AM, there you have 6:40 PM, सिर्फ AM PM का डिफरेंस है टाइम। और मैं यहाँ 12 घंटे वक्त पीछे है आपसे, लाइक यहाँ पे आपके वहाँ मंडे इवनिंग है, यहाँ मंडे मॉर्निंग है। So the time is like 12 hours in reverse. Any class, let me take the class and then I'll have it. I'll have my breakfast. अरे, तो हमने ये पढ़ा था मॉडल पर्सपेक्टिव प्लान चेंज थ्योरी का। इसके दो क्वेश्चन हैं बड़े इंटरेस्टिंग, और ये दोनों क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द लिंग्विस्ट का, टीएल का। मेरी आवाज सही नहीं आ रही है आपको? Isn't it clear? Okay, great. ग्रेट। हाँ, वैसे ही वो मॉर्निंग में यू ऑलवेज हैव अ बैड थॉट। यस यस, इट्स अर्ली मॉर्निंग, तो उठते साथ ही आपकी आवाज थोड़ी चेंज हुई होती है, फिर ओवर द डे इट गेट्स बेटर। ओके, सो ये क्विक रिकैप। हम लोगों ने मॉडल्स ऑफ चेंज में कर्ट लेविन का फोर्स फील्ड मॉडल डिस्कस कर लिया था। इसके हमने दो सवाल डिस्कस किए थे। वी डिस्कस्ड टू क्वेश्चंस एंड देन वी डिस्कस्ड पर्सपेक्टिव प्लान चेंज थ्योरी। और फोर्स फील्ड का हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो स्टार यूनिवर्सिटी वाला। ये अभी तक मोस्ट रीसेंट क्वेश्चन है पेपर का। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। लिंग्विस्ट लर्निंग लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है जो कस्टमाइज्ड प्रोग्राम ऑफर करता है। टीएल हैज गेन्ड रिकग्निशन for its services in terms of highly qualified teachers and competitive pricing. However, in the past 2 years, student intake at TL has reduced significantly as more students have enrolled with a competitor who is offering online programs. To achieve cost efficiency and to compete effectively, the management of TL is considering to discontinue the classroom teaching and to start offering online program by connecting student and teacher through the video conference. ये क्वेश्चन था पेपर में। और रिक्वायरमेंट क्या थी? आपको रीजंस बताने थे व्हाई शुड एम्प्लॉइज और व्हाई विल एम्प्लॉइज रेजिस्ट दिस चेंज। एम्प्लॉइज इस चेंज को रेजिस्ट क्यों करेंगे? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम बेटा। एम्प्लॉइज इस चेंज को रेजिस्ट क्यों करेंगे? बिकॉज इट माइट पुट द जॉब ऑफ एम्प्लॉइज एट रिस्क। जब ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत सारे एम्प्लॉइज जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में हैं वो उनकी जॉब रिस्क पे आ जाएंगी। They might believe that their existing working skills would no longer be required. That's why people resist change, कि उनके existing working skills जो है वो useless हो जाएंगे। They might resist change because they fear that they will become less important for their employer, or they believe that their work will be criticized. So there are different reasons for people resisting change. बहुत सारी वजूहत होती हैं जो जिसकी वजह से लोग change को resist करते हैं। So these are some of the reasons for which people may resist this change. So how management of TL can implement the change in accordance with the Kurt Levin's force perspective plan chain theory? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का। पर्सपेक्टिव प्लान चेंज थ्योरी के पर्सपेक्टिव में किस तरह से कंपनी द लिंग्विस्ट चेंज लेके आएगी। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू अनफ्रीज। अनफ्रीज से क्या मुराद है? एम्प्लॉइज की डिससेटिस्फैक्शन को रिड्यूस करना। So they should increase करना, not reduce करना, increase करना। They should encourage the employees to feel dissatisfied with the current system। तो unfreezing होती ही, आप unfreeze तभी करते हैं जब आप existing system में dissatisfaction create करते हैं। When you create dissatisfaction in the existing system, you unfreeze it। ठीक है ना? And then you have to give the people an alternative for the future to reach out in a new situation। ठीक है ना? और फिर आप मूवमेंट करेंगे, फिर आप चेंज लेके आएंगे। यहाँ पे मूवमेंट क्या होगी? दे विल स्टार्ट ऑफरिंग ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे मूवमेंट क्या होगी? दे विल स्टार्ट ऑफरिंग द क्लासेस ऑनलाइन। So that is how they are going to initiate the movement, and then they are going to refreeze it। refreeze क्या करेंगे फिर? Once the change has been implemented, उसको वो refreeze कर देंगे। Employees should continue to carry on with the new ways of doing things। ये क्वेश्चन था पेपर के अंदर, जिसमें उसने आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा था कि किस तरह से आप पर्सपेक्टिव प्लान चेंज थ्योरी को यूज करेंगे टू
ब्रिंग द चेन मोर इफेक्टिवली, ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आया था मार्च 2017 में। इट वाज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। मार्च 2017 की अटेम्प्ट थी और इस क्वेश्चन में उन्होंने दोनों मॉडल्स पूछे थे। उन्होंने फोर्स फील्ड मॉडल भी पूछा था और उन्होंने पर्सपेक्टिव प्लान चेन थ्योरी का मॉडल भी पूछा था, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चेंज प्रोसेस। पर लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजिंग था कि पार्ट बी के अंदर स्टूडेंट एक्चुअली डिडंट गेट कि इसमें पर्सपेक्टिव प्लान चेन थ्योरी का सवाल है। स्टूडेंट को ये समझ नहीं आई कि उन्होंने पर्सपेक्टिव प्लान चेन थ्योरी को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन नहीं किया हुआ, यहाँ उन्होंने फिर फोर्स फील्ड का ही नाम मेंशन किया हुआ। तो पार्ट बी वाज वेरी ट्रिकी। पार्ट ए वाज अ बिट इजियर, बट पार्ट बी जो है वो ट्रिकी था। मॉडल सेंट्रल हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल है जो कि करंटली प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहा है पेशेंट्स के साथ और पुअर परफॉर्मेंस उसकी रिकॉर्ड हो रही है। So these problems are attributable to indifferent attitude and lack of commitment of a group of doctors and ancillary staff in the hospital. Ancillary कहते हैं support staff को, जैसे ये nurses हैं या administration के लोग हैं। जो support staff होता है उसे हम ancillary staff कहते हैं। The board of trustee of MCH is concerned with the gravity of the problem and has appointed Dr. Mushtaq, a hospital management specialist with far-reaching power, to implement change measures for improvement in the affairs of the hospital. अच्छा, मगरिब की अजान हो तो मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज मेरे यहाँ पे अब चूंकि अजान का टाइम नहीं होगा मगरिब का, तो इफ इट अच्छा मगरिब हो गई है। ओके ओके। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ईशा, हाँ आई एम सॉरी। ईशा ईशा की अजान, आई एम सॉरी। हाँ, ईशा की अजान ही होती है ना, एग्जैक्टली। तो अगर अजान हो रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम ब्रेक ले लेंगे 2 मिनट की, जैसे हम लिया करते थे, क्योंकि यहाँ तो टाइम नहीं होगा। ओके देन लेट्स हैव अ 2 मिनट्स ब्रेक। 2 मिनट की ब्रेक करते हैं, फिर रिज्यूम करते हैं, ठीक है। ओके जी, सो रिज्यूम करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने दो चीजें पूछी हैं आपसे। एक उसने पूछा है कर्ट लेविन का फोर फील्ड मॉडल यूज करके इस सिचुएशन को एनालाइज करें, यानी आपने ये बताना है कि ड्राइविंग फोर्सेस कौन सी हैं, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस कौन सी हैं
और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि व्हाट मेजर्स डॉक्टर मुश्ताक शुड टेक इन टर्म्स ऑफ फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल ऑफ चेंज स्टेटिंग द एक्शन टू बी टेकन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द चेंज प्रोसेस। ये बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द चेंज प्रोसेस, दैट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट ने कंफ्यूज किया था स्टूडेंट्स को कि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कर्ट लिविन का फोर्स फील्ड मॉडल यूज करना है, तो स्टूडेंट ने कर्ट लिविन को ही अप्लाई किया था, बट इसकी जो रिकमेंडेड सोल्यूशन आया था उसमें इन्होंने पर्सपेक्टिव प्लान चेंज थ्योरी जो है उसके भी प्रोसेसेस लिखे हुए थे। सो सिचुएशन ये है कि एक हॉस्पिटल है जिसकी परफॉर्मेंस पुअर है, और जब प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर किया तो पता लगा कि एटीट्यूड के इश्यूज हैं, इन डिफरेंट एटीट्यूड है स्टाफ का और हम सीनियर डॉक्टर्स का। डॉक्टर मुश्ताक को हायर किया है कि वो आके इसके चेंज मेजर्स को इम्प्लीमेंट करे। तो अकॉर्डिंग टू कर्ट लिविन फोर्स फील्ड मॉडल, दो फोर्सेज हैं जो कि चेंज को ड्राइव करती हैं, एक ड्राइविंग फोर्सेज और एक रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज। इस केस के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है वो है टू चेंज डॉक्टर्स एंड एंसिलरी स्टाफ so that they can bring something to improve the affairs of the hospital। और इस ट्रेनिंग फोर्सेस कौन सी हैं? वो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स एंड ancillary staff who oppose and resist the change due to their entrenched attitude and their relationship। ठीक है, तो ये बेसिकली बड़ा सिंपल सा पार्ट था कि आपने ये बताना है कि इसके अंदर ड्राइविंग फोर्सेस कौन कौन सी हैं और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस कौन कौन सी हैं। वेरी सिंपल। ये जो पार्ट बी था दैट वाज वेरी ट्रिकी। अब इसमें कहीं भी स्टूडेंट को ये इंडिकेशन नहीं मिल रही थी इस पार्ट के अंदर कि आपने पर्सपेक्टिव प्लान्ड चेन थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, लेकिन इसके आंसर में अगर आप देखें तो आंसर में पर्सपेक्टिव प्लान्ड चेन थ्योरी को ही एक्सप्लेन किया गया। तो कर्ट लिविन फोर्स फील्ड मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में द मेजर्स टू बी टेकन बाय द डॉक्टर मुश्ताक एट ईच स्टेज ऑफ द चेंज प्रोसेस शुड बी अनफ्रीज, मूवमेंट एंड रीफ्रीज। डॉक्टर मुश्ताक को अनफ्रीज करना है हाउ बाय परसुएडिंग द इंडिविजुअल्स एट ऑल लेवल टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सीरियस प्रॉब्लम इन एमसीएच and seek support of the doctors and ancillary staff for the change। Movement क्या है? Then the change has to be brought in। वो जो उसे सपोर्ट मिल रही है रिसोर्सेज की, उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए वो ड्राइविंग फोर्सेस को बढ़ाएगा और चेंज को ट्रिगर करेगा। तो पार्टिसिपेशन बाय an increasing number of doctor and ancillary staff in the change process would reduce the resistance to change and then he will refreeze it। रिफ्रीज कैसे करेगा? वो जो मेजर्स उसने ली हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगा, रीअलाइन करेगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, रिवॉर्ड्स देगा एम्प्लॉयज को, इनकरेज करेगा नॉट टू रिवर्ट टू द प्रीवियस वर्क हैबिट्स, और उनको रिवॉर्ड्स देगा सो दैट दे कैन एडहेयर टू, एडहेयर मींस फॉलो करते रहें नए नॉर्म्स को, नए सिस्टम्स को। तो ये रीफ्रीज है। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहीं मेंशन नहीं है, देयर इज नॉट, देयर इज नो स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन द पर्सपेक्टिव प्लान चेंज थ्योरी, लेकिन उसके अंदर आंसर जो है वो उसके अंदर ये मौजूद है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्कड। तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। हमने फोर्स फील्ड के भी दो सवाल डिस्कस किए थे और अभी हमने पर्सपेक्टिव प्लान चेंज थ्योरी के भी दो सवाल डिस्कस किए हैं। So these models are highly tested in the examination. In fact, Gemini 4 मॉडल अभी तक नहीं है पेपर। It's a very important model but not tested so far। जेमिनी एक अमेरिकन कंसल्ट मॉडल कहते हैं कि किसी भी चेंज प्रोसेस पर आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। ओके, होनी तो नहीं चाहिए। ओके, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? इज इट बेटर? एनी बेटर? ओके, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। तो रीफ्रेम में हम क्या करते हैं? डिजायर फॉर चेंज को, अच्छा अगर आप गौर फरमाएं तो ये रीफ्रेम इज सिनोनिमस टू अनफ्रीज, ये अनफ्रीज के साथ सिनोनिमस है।
Restructure and revitalize, they are synonymous to movement, and refreeze is synonymous to renew is synonymous to refreeze. तो ये बेसिकली पर्सपेक्टिव प्लान चेंज थ्योरी वाला मॉडल ही आपके सामने एक नई शक्ल में प्रेजेंट कर दिया गया है। कोई खास फर्क नहीं है। रीफ्रेम में हम वही काम करते हैं हम अनफ्रीज में करते हैं, रीस्ट्रक्चर और रीवाइटलाइज में वही काम करते हैं जो हम मूवमेंट में करते हैं, और रिन्यू में हम वही काम करते हैं जो हम रीफ्रीज में करते हैं। तो वी आर डूइंग द सेम टास्क, द सेम थिंग। तो रीफ्रेम में क्या करेंगे, क्रिएट अ डिजायर फॉर चेंज, क्रिएट अ विजन ऑफ व्हाट एंटिटी इज ट्राइंग टू अचीव, इदारा क्या अचीव करना चाह रहा है, उसका विजन क्या है इदारे का। क्रिएट अ मेजरमेंट सिस्टम टू सेट टारगेट फॉर द चेंज एंड मेजर परफॉर्मेंस। अगेन वही अनफ्रीज वाला ही फिनोमेना है ना, डिजायर फॉर चेंज क्रिएट करना, लोगों के अंदर चेंज की एबिलिटी को पैदा करना, परफॉर्मेंस टारगेट्स को एस्टैब्लिश करना। रीस्ट्रक्चर में एग्जामिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड क्रिएट एन इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल से क्या मुराद है, ऐसा मॉडल जो सपोर्ट करे चेंज को, दैट हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड बाय द एंटिटी। रीडिजाइन करें प्रोसेसेस को रीडिजाइन करना, अगेन टू चूज अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स चेंज। तो ये मूवमेंट वाला फिनोमेना ही है कि मूवमेंट में भी हम यही काम करते हैं, हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड देन रीवाइटलाइज, वाइटल कहते हैं लाइफ को, तो नए प्रोडक्ट्स लेके आना, नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करना, इसे कहते हैं रीवाइटलाइज करना, नए बिजनेस को इन्वेंट करना। दिस इज नोन एज रीवाइटलाइजेशन। तो दोनों चीजें मूवमेंट में आती हैं, पहले आप रीफ्रेम करते हैं, फिर आप रीवाइटलाइज करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं, फिर आप रीवाइटलाइज करते हैं, फिर आप रीन्यू करते हैं। रिन्यू से क्या मुराद है, रिन्यू से मुराद है कि आपने जो नए सिस्टम्स डेवलप किए हैं, एम्प्लॉयज की स्किल बिल्डिंग करना, सो दैट एम्प्लॉयज आर डूइंग व्हाटएवर इट टेक्स टू सपोर्ट द चेंज प्रोसेस। एम्प्लॉयज जो है वो चेंज प्रोसेस को सपोर्ट करें। टू डेवलप अ रिवॉर्ड सिस्टम टू मोटिवेट द इंडिविजुअल्स टू सीक चेंज। आप रिवॉर्ड सिस्टम को डेवलप करते हैं ताकि पीपल शुड बी एबल टू सीक दैट चेंज। एंड देन अगेन ये हमने डिस्कस किया था ना, रीफ्रीज में भी, क्या आप रिवॉर्डिंग करते हैं लोगों की, सो दैट दे कैन accept and they can implement the change. You develop individual learning and creativity within the entity. So basically concept वही है, it's the same concept, कोई खास difference नहीं है। Perspective plan change theory के अंदर और Gemini 4R मॉडल के अंदर there is not a lot of difference, कोई खातिर खा फर्क नहीं है। Conceptually जो है ये same है, it is almost the same conceptually. So it has 4 stages. You reframe, you restructure, you revitalize and then you renew. इसको ऐसे ही प्रिपेयर करना है आपने। इस पे अगर क्वेश्चन आया भी तो इट्स गोइंग टू बी अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, नॉट अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव 7S मॉडल। ये अभी रिसेंटली आया था पेपर में, बल्कि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, मैकिन्से 7S। अच्छा, मैकिन्से 7S मॉडल के 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। इट हैज लाइक 2 और 3 क्वेश्चंस इन इट। मैकिन्से का जो मॉडल है, इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मॉडल। मैकिन्से बेसिकली एक कंसल्टेंसी फर्म है अमेरिका की, अगेन इट्स अमेरिकन फर्म। 1981 में इस मॉडल को पब्लिश किया गया था बेसिकली, जिसको फिर मैकिन्से फर्म ने अडॉप्ट कर लिया था। तो इसको अब हम मैकिन्से 7S मॉडल कहते हैं। लाइक ओरिजिनली दिस मॉडल वाज क्रिएटेड बाय समवन एल्स, इट वाज नॉट मैकिन्से, इट वाज समवन एल्स, बट देन मैकिन्से adopted this model, so we call it McKinsey 7S model. This model is basically used, ये नहीं, ये कमेंट्री तो नहीं है, खैर इसको आपको पता होना चाहिए 7S है क्या, 7S का पर्पस क्या है। This is what all about 7S. What is 7S? What is the purpose of 7S? What are the 7 S हैं, कौन कौन से the factors, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस के आंसर्स निकलते हैं। What is 7S? 7S क्या है? What is the purpose of 7S? 7S का पर्पस क्या है, ठीक है। How 7S is used to manage strategic change। 7S को कैसे यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक चेंज को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। So basically this model is used to successfully implement strategic change, ये पर्पस है इसका, ठीक है। So this model is an apparatus intended to help entrepreneurs and administrators to see how they aligned their association
एंड हाउ दे कैन प्रोग्रेस। तो ये 7 एलिमेंट्स हैं। इन 7 एलिमेंट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं 3, ये ड्रॉपलेट्स जो इन्हें हम हार्ड फैक्टर्स कहते हैं, हार्ड एलिमेंट्स कहते हैं। और जो सर्कल्स हैं 4, इन्हें हम सॉफ्ट एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो ड्रॉप की तरह बने हुए ना आपके सामने, ये हार्ड एलिमेंट्स हैं, और जो सर्कल्स हैं ये सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं। तो 7S मॉडल बेसिकली एक मैनेजरियल मॉलिक्यूल भी कहलाता है। आप देखें तो ये सारे बॉन्डेड है ना, दे आर बॉन्डेड टुगेदर। इसका मतलब है कि एक फैक्टर में जब कोई चेंज आएगा तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे फैक्टर को अफेक्ट करेगा। Whenever there is going to be a change in one factor, it's going to affect the other factor. जैसे किसी एक फैक्टर में चेंज आएगा वो ऑटोमेटिकली दूसरे फैक्टर को, इसलिए हम इसे मैनेजरियल मॉलिक्यूल कहते हैं कि ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। So we call it a managerial molecule because factors are interlinked. बेटा अब्दुल्ला खान साहब, ओके सो तो ये 7S मॉडल जो है दे आर बेसिकली meant to bring a change. So change is initiated from any of these factors. हाँ वो और हैं 7 फैक्टर, वो 7 C's और हैं। दे आर लाइक कंप्लीटनेस, कॉन्क्रीटनेस, कंसाइजनेस, वो और है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमारे पास लेट्स सपोज कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट की कमी है, हमें अपनी कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करना है। सो वी आर लैकिंग कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट। तो वो चेंज लेके आ रहे हैं स्ट्रेटजी के अंदर बेसिकली कि हमने कस्टमर सर्विसेज को बेहतर करना है। दैट्स अ चेंज इन स्ट्रेटजी। जब स्ट्रेटजी में चेंज आएगा तो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, नया डिपार्टमेंट ऐड करेंगे। जब नया डिपार्टमेंट ऐड करेंगे, नए लोग हायर करेंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे, स्किल्स में चेंज आएगा। स्टाइल ऑफ डीलिंग विद द कस्टमर प्रॉब्लम, स्टाफ में फर्क आएगा, हेड काउंट इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऐड करेंगे, कस्टमर केयर के नए प्रोसीजर्स बनाएंगे, नए मैनुअल्स बनाएंगे, पूरी कंपनी में एक कल्चर प्रमोट करेंगे, हाउ टू सर्व द कस्टमर, तो शेयर्ड बिलीफ और कल्चर में भी फर्क आएगा। सो ऑल ऑफ दीज आर द फैक्टर्स दैट विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग अ चेंज मोर इफेक्टिवली। हार्ड एलिमेंट्स 3 हैं, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स। इन्हें हम हार्ड एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं कि ये इजीली मेजरेबल हैं, दे कैन इजीली बी मेजर्ड। इनको इनको ऑब्जर्व करना, इनको मेजर करना आसान है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजी में फॉर्मली स्टेटेड गोल्स आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। प्लान फॉर एलोकेटिंग एंटिटी रिसोर्सेज टू एक्टिविटीज, तो स्ट्रेटजी में आपकी बेसिकली गोल्स एंड एक्शन प्लान्स होते हैं। स्ट्रक्चर में आपका ऑर्गेनोग्राम होता है। ऑर्गेनोग्राम वो जो हमने डिस्कस किया था ना, हायरार्की डिस्कस की थी 3rd चैप्टर में, फंक्शनल स्ट्रक्चर की, डिविजनल स्ट्रक्चर की जो डायग्राम देखी थी हमने, उसे ऑर्गेनोग्राम कहते हैं। ऑर्गेनोग्राम का दूसरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनोग्राम इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो इसे ऑर्गेनोग्राम कहते हैं। इसी तरह सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम्स आर डिटरमिन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं। ये तीनों हार्ड एलिमेंट्स हैं। हार्ड इसलिए कहलाते हैं कि इनको ऑब्जर्व करना आसान है, इनको मेजर करना आसान है। दे कैन इजीली बी सीन, दे कैन इजीली बी मेजर्ड। इसके बरक्स देर आर सम सॉफ्ट एलिमेंट्स, देर आर सम सॉफ्ट एलिमेंट्स। सॉफ्ट एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको विच आर लेस टेंजिबल, ये लेस टेंजिबल होते हैं। अनक्वेश्चनेबली प्रोग्रेसिवली हार्ड टू मेजर, अनक्वेश्चनेबली प्रोग्रेसिवली हार्ड टू मेजर, बड़े उसने 2 एडजेक्टिव्स यूज किए हैं। अनक्वेश्चनेबली इनको मेजर करना मुश्किल होता है। मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंपनीज कल्चर, कंपनी के कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत हाई होता है इसके ऊपर। शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स, 4 सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं। शेयर्ड वैल्यूज बेसिकली कल्चर को डिफाइन करती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये शेयर्ड वैल्यू है। मेकिंग प्रॉफिट, ये शेयर्ड वैल्यू है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कम्युनिटी, ये शेयर्ड वैल्यू है। तो शेयर्ड वैल्यूज जो होती हैं बेसिकली ये आपकी आपके कल्चर को ड्राइव करते हैं, दे ड्राइव योर कल्चर। स्टाइल जो होता है आपका, ये बेसिकली द वे पीपल ऑपरेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगेन स्टाइल भी आपके कल्चर से ही आता है, लोग किसी इदारे में काम कैसे करते हैं उनका स्टाइल होता है। स्टाफ में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, उनकी मोटिवेशन क्या है, उनका लॉयल्टी लेवल क्या है, उनके पे रेट्स क्या है, उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या है। तो स्टाफ के अंदर ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एंड देन वी हैव स्किल्स, स्किल्स ऑफ द की पर्सनल, स्किल्स ऑफ द की पर्सनल।
तो स्किल्स आ जाते हैं की पर्सनल के, व्हाट दे कैन डू वेल, व्हाट दे कैन डू बैड, वो क्या अच्छा करते हैं क्या बुरा करते हैं, ठीक है ना। तो हार्ड फैक्टर्स को हम इसलिए हार्ड फैक्टर्स कहते हैं कि इनको दे आर इजी टू डिफाइन, द स्ट्रेटजी कैन बी रिकॉर्डेड। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर जो है आपका, इन्हें आप मेजर कर सकते हैं चार्ट के अंदर, प्रोसेस प्रोसीजर मैनुअल्स में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं चीजों को, ठीक। ऑन द अदर हैंड सॉफ्ट फैक्टर्स आर हार्डर टू आइडेंटिफाई एंड टू डिफाइन, इनको डिफाइन करना, इनको मेजर करना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ तभी तो हार्ड है क्योंकि इजी टू डिफाइन है, मेजर करना, हार्ड का मतलब है इजी टू मेजर। If something is easy to define, it is easy to measure, so that's why we call it a hard factor. आपकी जो हाइट है ये एक हार्ड फैक्टर है ना, कि इजीली मेजरेबल है, ठीक है, इट इज इजीली मेजरेबल। लेकिन आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है ये एक सॉफ्ट फैक्टर है, इसे मैं मेजर नहीं कर सकता। हाउ कैन आई मेजर योर लेवल ऑफ मोटिवेशन? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर एंड सी कि हाउ मोटिवेटेड यू आर। सारी बात समझ। तो जिस चीज को मेजर करना आसान है उसे डिफाइन करना भी आसान है ऑब्वियसली, ठीक है ना। सो दीज आर द फैक्टर्स। और हाँ मेजर, इसीलिए इजी टू डिफाइन मींस इजी टू मेजर, इजी टू डिफाइन मींस इजी टू मेजर। सो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर इजी टू डिफाइन। जैसे वेज रेट को डिफाइन करना आसान है, ऑब्वियसली कुछ सॉफ्ट फैक्टर्स जो हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं लेकिन कुछ को डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वेज रेट को तो डिफाइन कर सकते हैं स्टाफ के अंदर, लेकिन मोटिवेशन को डिफाइन नहीं कर सकते, लॉयल्टी को डिफाइन नहीं कर सकते, या इसको मेजर नहीं कर सकते। So whenever you are trying to bring a strategic change, all these 7 factors should be taken into consideration, ठीक है। जब आप ये इसके यहाँ पे इसका सवाल हम इंशाल्लाह कल करेंगे, आज हम थोड़ी सी क्लास क्विज कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी आप कोई भी एक चेंज लेके आते हैं तो चेंज हमेशा एक फैक्टर में से पैदा होता है। चेंज ऑलवेज इरप्ट फ्रॉम वन फैक्टर एंड गोज अलोंग द अदर फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल चेंज स्ट्रेटजी में आएगा तो स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा, स्टाफ को अफेक्ट करेगा, स्किल को, स्टाइल को, सबको अफेक्ट करेगा। चेंज किसी एक फैक्टर से ट्रिगर होता है और बाकी सारे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई फर्म्स fail in managing change, because they fail to take into consideration all the 7 factors when a change is brought in. ये मॉडल इसलिए फेल हुआ था कि लोग जो इदारे हैं वो क्या करते थे, they try to take all the factors into consideration. वो सारे फैक्टर्स को करते रहे, कंसीडर नहीं करते। They never try to consider all the factors of change. वो सिर्फ हार्ड फैक्टर्स को मेजर किया करते थे। फॉर एग्जांपल यूएस कॉर्पोरेशन मैनेजर्स टेंड टू फोकस ओनली ऑन द हार्ड फैक्टर्स, ठीक है। दे नेवर फोकस ऑन द सॉफ्ट फैक्टर्स, दे टेंड टू इग्नोर द सॉफ्ट फैक्टर्स, एंड दैट्स व्हाई द मेजॉरिटी चेंजेस फेल। तभी चेंजेस फेल हो जाया करते थे। तो फिर मैकिन्जे ने आगे ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हार्ड फैक्टर्स के साथ साथ सॉफ्ट फैक्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, और दोनों फैक्टर्स को हमें कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस देनी है तो दैट वी कैन इंट्रोड्यूस द चेंज। इसमें हम इंशाल्लाह डिस्कशन और डिबेट जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेम टाइम पे कल करेंगे क्लास। अभी आज क्लास थोड़ी सी स्क्वीज करते हैं। कल इंशाल्लाह हम 7S को वाइंड अप करेंगे, इसके पॉसिबल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और कल हम जंप करेंगे कल्चर के ऊपर। होपफुली इंशाल्लाह कल हम कल्चर पे आएंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ट्रिप इज गोइंग फाइन। This conference will now be recorded.